हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न पेपर हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको 80 नंबर का प्रश्न पेपर हल करना होता है। आज हम पार्ट ए खंड अ के 10 प्रश्न हल करेंगे। आप सभी जानते हैं सभी 10 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल 20 नंबर के प्रश्न खंड अ में आपको हल करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले भी हमने एक प्रश्न पेपर हल करा है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो इससे पहले वाला वीडियो। यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। आपको बताना है कि परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है, जिसके प्रमुख आधार हैं नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। परंपरागत दृष्टिकोण की प्रथम विशेषता नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ाना है। परंपरागत दृष्टिकोण की सेकेंड विशेषता है तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शीय अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। आपको केवल 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसलिए 2 विशेषता ही लिखनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज इट करेक्ट टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एज अ साइंस। क्या राजनीति के अध्ययन को विज्ञान कहना उचित है? क्या हम राजनीति के अध्ययन को विज्ञान स्वीकार कर सकते हैं? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, राजनीति के अध्ययन को विज्ञान कहना उचित है। अरस्तु, हॉब्स, ब्राइस, लास्की आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार
किया है। इन तथ्यों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में बात कर सकते हैं। प्रथम तथ्य है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता पाई जाती है। दूसरा तथ्य सर्वमान्य तथ्य है। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य हैं, जिनके आधार पर हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। आपको केवल 2 तथ्य ही लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। यूनिट सेकेंड, इकाई सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, गिव डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी। समानता की परिभाषा दीजिए। समानता का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। समानता किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। समानता का अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर मिल सके और समाज में विद्यमान उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक विषमता है। समानता का तात्पर्य समाज में सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए एक जैसे अवसर देना है। राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए एक जैसे अवसर मिले, उसी को समानता कहा जाता है। अब आपको समानता का अर्थ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर आप आगे भी ऐसे ही राजनीति विज्ञान बीए प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न उत्तर चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, अपने साथ पढ़ने वाले राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह वीडियो शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लेजिटिमेसी। औचित्यपूर्णता या वैधता क्या है। औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं, वैधता किसे कहते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। औचित्यपूर्णता या वैधता अंग्रेजी के शब्द लेजिटिमेसी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है। लैटिन भाषा में
लिजिटिमस का अर्थ वैधानिक या कानूनी होता है। औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या अनुमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। औचित्यपूर्णता एक ऐसा तत्व है जो शक्ति और सत्ता को जोड़ता है। औचित्यपूर्णता के बिना शक्ति और सत्ता में स्थायित्व नहीं आ सकता है। तो औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रिया विधियों पर आधारित है। अब आपको समझ में आ गया होगा औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं, वैधता किसे कहते हैं। यूनिट 3 इकाई 3 क्वेश्चन नंबर 5 गिव एनी वन डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल की कोई एक परिभाषा दीजिए। आपको बताना है राजनीतिक दल किसे कहते हैं। कोई एक परिभाषा राजनीतिक दल की आपको लिखनी है। तो आइए देखते हैं राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हितों में काम करते हो, जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हो। जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। इसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है, आप सभी जानते हैं। इस कारण राजनीतिक दल अनिवार्य भी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद का क्या अभिप्राय है। संघवाद किसे कहा जाता है। आइए देखते हैं संघवाद किसे कहा जाता है। संघ शब्द का अर्थ अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से निकला है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। संघवाद या संघात्मक शासन एक प्रकार की सरकार है जिसमें सत्ता राष्ट्रीय सरकार और अन्य छोटी सरकारी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। वर्तमान समय में संघात्मक शासन व्यवस्था
भारत में है, कनाडा में है, सोवियत संघ में है, स्विट्जरलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश कौन कौन से हैं, इसलिए आपको इन देशों को याद रखना जरूरी है। यूनिट 4 इकाई 4 क्वेश्चन नंबर 7 गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ बायकैमरलिज्म। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर व्यवस्थापिका लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको बताना है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के 2 उदाहरण। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किन देशों में है? भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। सोवियत संघ में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किन देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज मीन बाय थियरी ऑफ चेक एंड बैलेंस? अवरोध और संतुलन के सिद्धांत से क्या आशय है? अवरोध और संतुलन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत से अभिप्राय है कि शासन के 3 अंग, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए भी आपस में एक दूसरे से नियंत्रित होकर शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। इसी को हम अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप आगे भी प्रीवियस ईयर प्रश्न उत्तर चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे भी आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो मिलते रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट 5 इकाई 5 क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज जनरल विल ऑफ रूसो? रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा से रूसो का अभिप्राय एक सामान्य हित या भलाई को आगे बढ़ाने की इच्छा या इच्छा से है। सामान्य इच्छा सामूहिक हित की पूर्ति करती है। सामान्य इच्छा समाज के सामान्य हितों की पूर्ति करती है। सामान्य इच्छा सभी की इच्छा से पृथक होती है, श्रेष्ठ होती है। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना है, सार्वजनिक हितों को पूरा करना है।
सामान्य इच्छा समाज के लोगों के सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको रूसो की सामान्य इच्छा क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सामान्य इच्छा सार्वजनिक हितों को पूरा करना है। रूसो के अनुसार उसी को सामान्य इच्छा कहा गया है। समाज के सामान्य हितों को पूरा करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांत हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सेकंड है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्सवादी विचारधारा को हम उनके प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत, इसके अलावा और भी सिद्धांत हैं जैसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत, पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा, राज्य और शासन संबंधी धारणा। तो ये सब मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई क्लास में, नए प्रश्न पेपर को हल करते हुए आगे हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।